गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये अपनी क्लास चल रही थी कौन सी? बीएससी पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट अपना फिजिक्स, यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड क्या थी अपनी? वेव मोशन, जिसमें हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था। वेव्स क्या होती है, उसके बाद में फूरियर सीरीज के बाद में उसकी एप्लीकेशन, स्क्वायर वेव, आरादंती वेव, इनके बारे में पढ़ा था। सातूत वेव, और उसके बाद में हमने पढ़ा था फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। ये दोनों होती क्या है, इनकी डेरिवेशन की थी, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की डेरिवेशन। अब डेरिवेशन करने के बाद में इनमें एक रिलेशन भी होता है, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो आज हम क्या करेंगे, बुक निकाल लो अपनी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। उसके बाद में इसके एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर इसी के साथ आपकी ये जो थर्ड यूनिट का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें दो चैप्टर है, वेव मोशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अपना वेव मोशन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में हम चलाएंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, समूह वेग व कला वेग के मध्य संबंध। समूह वेग व कला वेग के मध्य संबंध। और क्या रिलेशन होता है इसमें? अब फेज वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होता है, वी नॉट एट वीपी ओमेगा अपॉन के, यही होती है फेज वेलोसिटी होती है। वीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, और वीजी इक्वल टू क्या होते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी के, यही होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, समूह वेग व कला वेग के मध्य संबंध बताने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं फेज वेलोसिटी की। फेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो अब ओमेगा की बात करते हैं। यहाँ से ओमेगा का मान निकाल लो। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू के वीपी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये निकल गया, ओमेगा की निकाल ली हमने वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है। अब तरंग वेग की परिभाषा से, तरंग वेग यानी मतलब ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, वी इज इक्वल टू डी ओमेगा डी के। यहां से कुछ नजर आ रहा है? सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए, करना कुछ भी नहीं है इनमें, समूह वेग व कला वेग के मध्य संबंध बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। हम जानते हैं फेज वेलोसिटी अपनी ये होती है। यहां से हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। ओमेगा की वैल्यू निकालने के बाद हम ग्रुप वेलोसिटी लिखेंगे। ग्रुप वेलोसिटी लिखने के बाद में अब देखिए आगे, यहाँ पे ओमेगा आ रहा है, यहाँ पे ओमेगा आ रहा है। तो अब क्या करें, हमें यहाँ डी ओमेगा की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए डी ओमेगा की वैल्यू। तो अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को किसके रेस्पेक्ट में वो करें, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करें, देखो एक बार, या फिर ऐसे कर सकते हैं, या तो डी ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो आप, तो उससे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। या सिंपल सी बात है, डी के ओमेगा की वैल्यू रख लो, के वीपी, और ओमेगा की वैल्यू रख के इसका डेरिवेटिव कर दो, इसको एक को छोड़ के इसका, इसको छोड़ के इसका, ऐसे कर लो। तो ऐसे थोड़ा इजी रह जाएगा, ठीक है। लिख लो ग्रुप वेलोसिटी से वी जी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से देखो, नंबर 1 से इक्वेशन 2 में
मान रखने पर, मान रखो क्या होगा, Vg इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, Vg इक्वल टू डी अपॉन डी के Vp। अब इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, अभी देखो एक बार, डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहां करता हूं, Vg इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, देखें ये भी ठीक है क्या, Vg इक्वल टू डी के अपॉन Vp को छोड़ दिया, K का कर दिया, Vp को छोड़ दिया, प्लस फिर K को छोड़ दिया, D अपॉन डी के और Vp कर दिया। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, 1 डॉट Vp प्लस K D Vp और ये अपना D के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखो क्या देखना है, इस इक्वेशन में एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं वो देखो एक बार, ऊपर नीचे इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो एक बार, देखो इक्वेशन नंबर 3 में डी लैम्डा से अंश व हर में गुणा करने पर, इसके ऊपर नीचे डी लैम्डा से गुणा कर दो, करेंगे तो क्या मिलेगा, Vp प्लस के डी Vp डी के डी लैम्डा और ये अपना डी लैम्डा हो गया, डी लैम्डा। अब देखो डी लैम्डा अपॉन डी के इसको अलग कर लेते हैं और डी Vp अपॉन डी लैम्डा इसको अलग कर लेते हैं, क्या करेंगे, इसको तो अलग कर लेते हैं और इस वाली टर्म को अलग कर देते हैं। देखो Vg इक्वल टू Vp प्लस के डी लैम्डा अपॉन डी के डी Vp अपॉन डी लैम्डा, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 में हम क्या करें, कुछ करेक्शन कर सकते हैं क्या, इक्वेशन 4 में कुछ करेक्शन कर सकते हैं क्या, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, डी के की। तो अब देखो एक बार के क्या होता है हमारे पास, 2 पाई बाई लैम्डा। अब इसकी लैम्डा के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करते हैं, डी के इक्वल टू डी लैम्डा 2 पाई 1 अपॉन लैम्डा, इसका माइनस में ये आएगा 2 पाई लैम्डा स्क्वायर, क्लियर। तो यही चीज़ इधर लिखते हैं, वी नो डैट, लिखो एक बार, या तो मिटा देता हूँ, वी नो डैट, लिखो वी नो डैट, क्या जानते हैं हम, चूंकि k इक्वल टू 2 पाई लैम्डा, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। अब लिखो समीकरण 5 का लैम्डा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो देखो क्या होगा, डी के अपॉन डी लैम्डा माइनस 2 पाई लैम्डा स्क्वायर। डायरेक्ट करूँ या फिर पूरी प्रोसेस के साथ ही करता हूँ, वरना फिर से कमेंट आएगी, इससे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो 2 पाई डी, ये हो गया। अब इसका करो डी के अपॉन डी लैम्डा 2 पाई माइनस 1 मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा, डी के इक्वल टू डी लैम्डा माइनस 2 पाई लैम्डा स्क्वायर। अतः इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में क्या करेंगे अब,
डी के अपॉन डी लैम्डा का मान रखने पर 4 में डी के अपॉन डी लैम्डा का मान रखने पर रखेंगे तो क्या होगा, देखो Vg इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, Vg इक्वल टू Vp प्लस के। अब ये क्या है अपना डी लैम्डा अपॉन डी के, यानी कि ये ऐसे है डी लैम्डा अपॉन डी के, तो इसको भी उल्टा कर देंगे लैम्डा स्क्वायर 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा स्क्वायर 2 पाई, ये क्लियर। और ये अपना डी वी पी डी लैम्डा, डी वी पी डी लैम्डा, ये हो गया। अब देखो अभी यहाँ पर हम एक बार फटाफट उतारो इधर से, आप उतारो, तब तक मैं इंक इंक तो ज़रूरत है नहीं, दूसरे वाले में भी इंक डाल लेता हूँ, तब तक उतार लो आप लोग। फिर एक बार और समझाता हूँ आप लोगों को कि क्या किया, क्या प्रोसेस है, कैसे किया। हाँ तो देखो बच्चों, हमें क्या करना था, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताना था कि इन रिलेशन में क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं फेज वेलोसिटी अपनी Vp इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ये होती है, क्लियर। आप लोगों ने उतार तो लिया ही होगा, तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू Vp इक्वल टू के आ गया। अब हम जानते हैं फेज वेलोसिटी तो ये होती है, अब ग्रुप वेलोसिटी से देखते हैं। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है अपनी Vg इक्वल टू, अब इसका हम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, ये ओमेगा की वैल्यू उठा के और इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, और जैसे ही रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी में, ये यानी कि इस टर्म का आप क्या करेंगे, के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। वही बात है, या तो इसका डेरिवेटिव कर दो या इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, एक ही बात है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे इजी ये रहेगा। ये हो गया यहाँ तक करने के बाद हमने इसका डेरिवेटिव किया, फर्स्ट को छोड़ा यानी कि इसको छोड़ा पहले वीपी को, के का किया, फिर के को छोड़ा वीपी का कर दिया। जब के सेम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, सेम फंक्शन का सेम फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है 1 आ जाता है। अब ये क्या हो जाएगा डी वी पी अपॉन डी के। अब इक्वेशन नंबर 3 में क्या करते हैं, ऊपर नीचे डी लैम्डा से मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद में अब ये वाली इक्वेशन आती है। अब क्या करेंगे, डी लैम्डा अपॉन डी के इसको एक तरफ रख लेते हैं और डी वी पी डी लैम्डा को अलग कर लेते हो, तो ये वाली इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब हम जानते हैं के की वैल्यू क्या होती है, के को हम क्या लिखते हैं, के इक्वल टू 2 पाई लैम्डा, इसकी भी खत्म हो, के इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, के इक्वल टू 2 पाई लैम्डा। अब के है, के क्या आया 2 पाई लैम्डा। अब हमें डी के अपॉन डी लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तब क्या करेगा, के ये वाला जो के है इसका क्या करेंगे हम, लैम्डा के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे। और जैसे इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये 2 पाई 1 अपॉन लैम्डा था तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया, ये यहाँ तक क्लियर। अब ये वाली वैल्यू उठा के हम क्या रख देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। अब इक्वेशन अपने पास आई डी के अपॉन डी लैम्डा 2 पाई लैम्डा स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे लैम्डा स्क्वायर 2 पाई माइनस डी लैम्डा और ये डी के, तो डी लैम्डा अपॉन डी के की वैल्यू में क्या मिल गई, लैम्डा स्क्वायर 2 पाई, ये मिल गई।
ये मिलने के बाद में अपनी ये इक्वेशन आ गई। यहाँ तक आप उतार लीजिए, और अगर किसी ने नहीं उतारा हो तो आप वीडियो को पॉज करें और आराम से उतारें, उसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अब कुछ ही नहीं करना, उसमें के की वैल्यू रखनी है, पुट करनी है। के क्या होता है अपना, के की वैल्यू रखने के बाद में जो इक्वेशन बनेगी अपनी उसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में जो इक्वेशन आएगी लास्ट में वही रिलेशन होगा किसमें, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में वही रिलेशन होगा। इससे तो साफ ही नहीं हो रहा। जैसे रिलेशन आ जाएगा उसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे। कौन करेगा, आप लोग करेंगे। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मैं बता दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे। ये लो, अपन ने तो इक्वेशन भी मिटा दी, क्या थी, चलो कोई नहीं, बुक है ना अपने पास, बुक है तो फिर टेंशन किस बात की, बुक में सब कुछ दे रखा है। अपनी जो लास्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, Vg इक्वल टू वी पी प्लस के माइनस लेमडा स्क्वायर 2 पाई लेम मल्टीप्लाई माइनस लेमडा स्क्वायर 2 पाई डी वी पी अपॉन डी लेमडा। इसको सोल्व करो, वी पी माइनस के लेमडा स्क्वायर 2 पाई डी वी पी डी लेमडा। चूँकि हम जानते हैं वी नो डैट क्या जानते हैं, के इक्वल टू क्या होता है 2 पाई लेमडा। अतः उपरोक्त समीकरण में मान रखने पर आता है उपरोक्त समीकरण में मान रखने पर, और जब मान रखेंगे तो देखो क्या होगा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें Vg मिलेगा, Vg इक्वल टू वी पी माइनस के की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई लेमडा, और जब लेमडा रखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है अपने पास लेमडा स्क्वायर 2 पाई, और ये अपना डी वी पी अपॉन डी लेमडा, एक लेमडा से एक लेमडा कैंसिल आउट, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, और इक्वेशन क्या बनी अपने पास लास्ट, Vg इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा अपॉन डी वी पी इक्वल टू डी लेमडा। ये अपनी इक्वेशन बन गई क्या, Vg इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी अपॉन डी लेमडा। इक्वेशन कितनी थी 4 5 6, और जो भी अगर गलती से कुछ और दे दिया हो तो आप देख लेना अपने हिसाब से। अब लिखिए इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 ग्रुप वेलोसिटी व फेज वेलोसिटी के मध्य संबंध को बताती है। लिखिए
इक्वेशन नंबर 6 समूह वेग व कला वेग के मध्य संबंध कहलाता है या संबंध को बताती है। क्लियर। अब ये आपकी ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी के मध्य रिलेशन हो गया, ये रिलेशन होता है। दिस इज द बिटवीन phase velocity, relation between group velocity and phase velocity। ये उतारिए आप फटाफट, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है वो देखते हैं अब। अगर कोई किसी ने उतारा नहीं हो तो वीडियो पॉज करें और आराम से उतार लें। अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन पानी में तरंग का वेग v इक्वल टू रूट जी लैम्डा अपॉन 2 पाई है। 2 पाई है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि Vg इक्वल टू वीपी अपॉन टू होता है। क्या करना है अपने को? पानी में तरंग का वेग दे रखा है अपने को कि पानी में जो वेव की वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी वो कितनी है? Vg इक्वल टू रूट जी लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो सिद्ध करना है अपने को क्या कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? फेज वेलोसिटी की आधी होती है, हाफ ऑफ फेज वेलोसिटी। अब प्रूफ करना है अपने को ये। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पहला तो इधर प्रूफ लिख लो। वी नो डैट तरंग वेग को ही कला वेग कहते हैं। क्या हो गया? जो अपनी तरंग वेग होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कला वेग। क्या बोलते हैं? कला वेग, यानी कि फेज वेलोसिटी। तो Vp इक्वल टू कितनी हो गई अपने पास? Vp इक्वल टू जी लैम्डा 2 पाई। तो अब हमें क्या करना है? Vg और Vp चाहिए। Vg और Vp ये प्रूफ करना है अपने को। ये प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए हमें? ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। और ये फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों में कहाँ मिल सकती हैं? इनका जो रिलेशन होता है ना उसमें मिलेगी। और रिलेशन क्या होता है? Vg इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा dVp अपॉन डी लैम्डा। यानी कि अपने को यहाँ एक तो ये वाली टर्म चाहिए, Vp अपने पास है ही, तो हमें क्या करनी है? dVp अपॉन डी लैम्डा। ये वाली टर्म क्या करनी है? फाउंड करनी है।
इनकी ढूंढनी है, ठीक है। और ये ढूंढने के लिए अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, लैम्डा का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो डेरिवेटिव करो, क्या होगा, ये मिटा देता है वरना सूख जाएगा तो फिर मिटेगा नहीं। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब लिखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लैम्डा के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो अवकलन, डी वी पी अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू रूट जी अपॉन 2 पाई। इसका रूट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। यही होगा या कुछ और आएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी वी पी अपॉन डी लैम्डा रूट जी अपॉन 2 पाई। करेंगे तो ये आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो लैम्डा की पावर माइनस 1/2 आएगी अपने पास, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे तो होता है 1/2 लैम्डा, सॉरी 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 यानी कि 2, तो 1/2 माइनस का बच जाएगा अपने पास। और इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम नीचे ले जाएंगे। कैसे, जैसे देखो डी वी पी अपॉन डी लैम्डा 1/2 लैम्डा की पावर हाफ रूट जी अपॉन 2 पाई, जी अपॉन 2 पाई। और जी अपॉन 2 पाई, अब देखो यहां से करते हैं, वी नो डैट। और हम क्या जानते हैं, मैंने बताया ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी ये दोनों कहाँ मिल सकती है हमें, इनके रिलेशन में। और वो क्या जानते हैं हम, देखो वी जी इक्वल टू वी पी माइनस क्या, वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। समीकरण 3 में समीकरण 2 से मान रखने पर रखो, क्या मिलेगा, वी जी इक्वल टू वी पी माइनस, लैम्डा को ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा की पावर हाफ, लैम्डा की पावर हाफ वाली पावर में रख दो इसको, ठीक है, माइनस, ये तो माइनस तो आएगा 1/2 लैम्डा की पावर ये रूट जी अपॉन 2 पाई। ये कैंसिल आउट, वी जी इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा की पावर हाफ बाई 2 रूट जी अपॉन 2 पाई। ये हाफ है, इसको अंदर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, वी जी इक्वल टू वी पी माइनस 1/2 रूट जी लैम्डा अपॉन 2 पाई। ये मिलेगा अपने को जी लैम्डा अपॉन 2 पाई। अतः इसको मिटाओ, अतः समीकरण 1 से मान रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू पुट करके रखो तो क्या मिलेगा हमें, वी जी इक्वल टू वी पी माइनस वी पी बाई 2, वी पी डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम, या फिर ऐसे कर लो, चूंकि नहीं ठीक है, अतः समीकरण 1 से मान रखने पर, अतः समीकरण 1 से वीपी का मान, समीकरण 1 से यहां पे लिख लो वीपी का मान रखने पर, और वीपी की वैल्यू क्या आती है, जी लैम्डा अपॉन 2 पाई। क्लियर। अब ये करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो देखो
वी जी इक्वल टू 2 माइनस वी पी डिवाइडेड बाई 2, वी जी इक्वल टू वी पी बाय 2। हैंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था अपने को और ये हमने प्रूफ कर दिया। ये प्रूफ कर दिया। एक बार उतारो फटाफट, फिर अलग से बताता हूँ उसको। किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ। उसके बाद में थोड़े से क्वेश्चन बताता हूँ कि क्या क्या कर लिया आपने। अब देखो एक बार फिर से देखते हैं। इसने क्या कहा, तरंग का वेग यानी कि वेव वेलोसिटी, और वेव वेलोसिटी अपनी क्या होती है, फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी तो हमें यहां से क्या मिल गई, इस वाले क्वेश्चन से क्या मिल गई, फेज वेलोसिटी। ये अपनी मिल गई फेज वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी। और हमें प्रूफ क्या करना है, ये ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, हाफ ऑफ द फेज वेलोसिटी। क्लियर इतना। तो यहां से हमें फेज वेलोसिटी मिल गई। अब क्या करना है हमें, ये याद रहना चाहिए कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी ये दोनों कब साथ में आती हैं, जब इन दोनों में कोई रिलेशन हो। तो इनका रिलेशन वाला फॉर्मूला में याद होना चाहिए ये। अब देखो अपने पास क्या क्या है, ग्रुप वेलोसिटी क्लियर, ये भी है, लेकिन अपने पास ये नहीं है। और ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये है इसका डी लैम्डा के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। हमने क्या किया, इसका अवकलन किया, ये वाला अवकलन करने के बाद में यहाँ तक सोल्व कर ली। ये टर्म मिल गई हमें। ये टर्म मिलने के बाद में ये हम जानते ही हैं, अब मान रख दिया तो जो लैम्डा था अपने इसको अब ऐसा लिख सकते हैं। बात एक ही होती है, लैम्डा ही मिलेगा। तो एक लैम्डा से ये लैम्डा कट जाएगा, ये रूट वाला लैम्डा इधर जाके रूट में लैम्डा हो जाएगा। ये वैल्यू हमें किसकी मिल गई, वापस फेज वेलोसिटी। ये इक्वेशन नंबर 1 से जब मान रखेंगे तो ये लो। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2Vp माइनस 2Vp में से एक Vp जाएगा तो कितना बचेगा, Vp। तो हमें क्या मिल गया, Vp इक्वल टू ये अपना प्रूव्ड हो गया, हाँ प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड, क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन हो गई। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप बुक निकालें और बुक में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ लिया, कुछ छूटा तो नहीं है ना। नो पॉइंट। क्वेश्चन देखिए, तरंग गति से आपका क्या अभिप्राय है। तरंग वेव मोशन मैंने आपको बताया अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल दे दे के बताया है, तो ये आराम से कर लेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फूरियर प्रमेय का कथन लिखिए। तो फूरियर प्रमेय मैंने आपको बता रखी है कि फूरियर प्रमेय क्या है। तरंग की कला व समूह वेग से आपका क्या तात्पर्य है, दोनों के मध्य संबंध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो मैंने आपको कला वेग, फेज वेलोसिटी, सॉरी ग्रुप वेलोसिटी बताइए, फेज वेलोसिटी, ये दोनों बताइए, अलग अलग इनके डेरिवेशन बताए हैं। तो इनसे क्या तात्पर्य है, मतलब दोनों को अलग अलग डेराइव करना है और इन दोनों के बीच में संबंध बताना है। जो ये वाला, जो भी पिछले इससे पहले क्या है ना, हम लोगों ने इस इक्वेशन से, सॉरी इस क्वेश्चन से पहले ये जो रिलेशन निकाला था, ये करना है। तो ये भी क्लियर, ये भी अपन ने कर लिया। ये हो गया। इसके बाद में अब चलते हैं आगे। ये तो अलग आगे वाली यूनिट में है,
गैसों में निर्धारित तरंगों के वेग का व्यंजक किया तथा लाप्लास संशोधन के विवेचना, ये भी आ गया। ये तरंगों के त्रिविमीय संचरण की विवेचना कीजिए तथा इसकी कंपन विधाओं को समझाइए। तो ये कर लिया हमने, तीनों के लिए किया था, 3 डायमेंशनल के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अनुप्रस्थ तरंग, ये अभी चलेगा। ये लो, स्क्वायर वेव, फूरियर प्रमेय से निम्न चित्रानुसार वक्र तरंग का विश्लेषण कीजिए। स्क्वायर वेव, तो हमने क्या किया था स्क्वायर वेव में, अपनी स्क्वायर वेव ऐसे थी, कैसे, यू जा रही थी 0 से t/2, इसमें यूं है, इसमें -1 से। तो कुछ नहीं, बस लिमिट का चेंज करना है और बाकी जो अपन ने किया था वो सारा वैसे ही करना है। फिर से वही फूरियर प्रमेय का कथन लिखिए, तो ये भी आपको करवा रखा है। और ये न्यूमेरिकल है, फूरियर प्रमेय के न्यूमेरिकल, तो मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारे होंगे। आपको एक फंक्शन दे देगा और लिमिट दे देगा। जब आपको लिमिट दे देगा, फंक्शन दे देगा, 1 मिनट ये मिटा देता हूं मैं, सबने उतार लिया और किसी ने नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज करें और आराम से उतार लें। वैसे दिख तो रहा है ना आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है। और आपका जो इसका लास्ट चैप्टर है इस वाली यूनिट का, यानी कि 2 चैप्टर है इसमें, यूनिट 3rd यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कंप्लीट होने के बाद में आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और आपकी ऑप्टिक्स का कोर्स भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये मिट गया था अपना। तो अपन कहाँ थे, स्क्वायर वेव की बात कर रहे थे, सॉरी फूरियर श्रेणी की बात कर रहे थे। जैसे अपने को फंक्शन दे दिया y बराबर a t, ये मान लो, क्लियर। लिमिट दे दी अपने को 0 से t कहाँ है, t तक है, t/2 तक है, और फिर t/2 से t तक है, या फिर कहीं और निकलवा लिया तो आप आराम से a0, an, bn तीनों फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फूरियर सीरीज क्या होती है। a0 इक्वल टू n बराबर 1 to इनफाइनाइट an sin n ओमेगा t प्लस n इंटू 1 to इनफाइनाइट bn cos n ओमेगा t। a0 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a0 होता है 1/√n
टी होता है ना 0 to t y dt। an क्या होता है 2y/t 0 to t y sin n ओमेगा t। क्लियर। और bn अपना क्या होता है, bn भी वही होता है 2y/t 0 to t y cos n ओमेगा t dt। तो क्या करना है, लिमिट रखनी है। जैसे इस वाले को सोल्व करें, इसके लिए देखते हैं bn के लिए। तो bn के लिए 2π/t, इसको अलग ले लो। लिमिट अपनी 0 से t/2 है, 0 से t/2 है। y की वैल्यू कितनी है, a t क्या है, कोस वाली टर्म है, तो क्या लिखेंगे cos n ओमेगा t dt प्लस लिमिट फिर t/2 से t a t cos n ओमेगा t और dt। अब बाकी तो फिर आपको सोल्व करना आता ही है, कुछ ही नहीं, बस मैथमेटिकल पोर्शन है ये थोड़ा सा, तो आपको सोल्व कर लेना है ये, बस ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। फिर आता है आरादंता आकृति वाली तरंग का विश्लेषण। आरादंती अपनी ये यूं, ये कंप्लीटी के लिए ये निकाल लेंगे। इसके लिए भी निकालना बताई रखा है मैंने आप लोगों को। त्रिविमीय तरंग की समीकरण की स्थापना, यानी कि तरंग का समीकरण निकालना है अपने को, ये भी कर लेंगे। फूरियर प्रमेय की सहायता से वर्गाकार तरंगों का विश्लेषण कीजिए। वर्गाकार स्क्वायर वेव के लिए भी अपने को निकाल रखा है, तो ये भी अपना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो अपन ने कर लिए आराम से, मतलब कि अपना चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो चुका है ये। और इसके मैक्सिमम 99% हमने सारे क्या बोलते हैं सारे क्वेश्चन कर लिए। अब अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है इसी यूनिट में, थर्ड यूनिट में, कौन सा है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तो मिटाते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो इस वीडियो में या फिर इस लेक्चर में हम बेसिक बातें करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि अलग ही चैप्टर क्यों दिया है इसका, क्या वजह है जिस वजह से इसको अलग रखा गया है, वरना एक साथ भी रख सकता था और वेव्स के साथ। या क्या कह रहा था मैं, हाँ, इसको अलग क्यों रखा गया, कुछ तो स्पेशल होगा इसमें, देखते हैं। अभी वेव की बात करेंगे क्योंकि अपना चैप्टर ही क्या है, वेव मोशन, तो इसमें क्या आएगा, वेव के बारे में ही बात करेंगे अब। तो आज के इस चैप्टर में हम सिर्फ नॉर्मली अपना जो इंट्रोडक्शन है, देखिए प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन और मैक्सवेल इक्वेशंस, तो मैक्सवेल के बारे में बात करेंगे और इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, क्या कहती है ये और क्यों कहती है ये, क्यों ज़रूरत पड़ी, किस लिए पड़ी, मैक्सवेल ने क्या कहा। मैक्सवेल ने ही इसको क्या किया क्या नहीं किया वो देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, क्या, वही मैक्सवेल का, क्योंकि यही थे हमारे मॉडर्न युग के साइंटिस्ट। एक बार थोड़े से मार्कर में इंक डाल लेता हूं मैं। ये ठीक चल रहा है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं वेव। वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव क्या करती है, ऑसिलेट करती है।
ओसिलेट करती हैं। ओसिलेट करते ही वो क्या करती है, ओसिलेट के जरिए ही वो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि वेव ओसिलेट करती हैं, और वेव में भी क्या ओसिलेट करते हैं, पार्टिकल, और पार्टिकल भी किस चीज़ के, मीडियम के, और ये मीडियम के पार्टिकल ही क्या करते हैं, ओसिलेट करते हुए इंफॉर्मेशन को या एनर्जी को एक वन साइड टू अनदर साइड क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यानी कि क्या कहता है, कहने का मतलब क्या है मेरा, वेव क्या करती है, ओसिलेट करती है, और वेव ओसिलेट भी क्या करते हैं वेव में, उसके पार्टिकल्स, किसके, वेव के नहीं, माध्यम के, मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, ओसिलेट करते हैं, ओसिलेट करते हैं, और उसी ओसिलेशन की वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल ओसिलेट करते हैं उसी की वजह से वेव्स क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम एनर्जी की बात करें, मोमेंटम की, इंफॉर्मेशन की, कुछ भी, इनको क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, किसके द्वारा, बाय द ओसिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम एग्जांपल की, जैसे साउंड वेव की बात करते हैं, जैसे कि साउंड वेव, यानी कि जैसे कि आप मान लो मैंने बोला, क्या बोला मैंने, राम, मैंने क्या किया, एयर के पार्टिकल को डायरेक्ट टच किया। अब ये पार्टिकल क्या होंगे, ओसिलेट करते हुए क्या, कहाँ जाएंगे, एक फ्रिक्वेंसी के द्वारा आपके कान में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आपके कान में, कान से फिर सर में से सिग्नल, और आपको क्या फील होगा, राम वर्ड, क्या, राम। और राम आपको कैसे पता चला, साउंड वेव के द्वारा, और साउंड वेव ने क्या किया, एयर के पार्टिकल थे, इनको डायरेक्ट हिट किया, और ये एयर के पार्टिकल क्या हुए, ओसिलेट करते हुए आप तक पहुंचे, और आपको इंफॉर्मेशन दी कि मैं क्या बोल रहा हूं, राम, क्या बोल रहा हूं, राम। जैसे हम बात करें पानी की, वाटर, पानी में देखा है कभी, जैसे पत्थर मारते हैं तो एक तो यूं गोल गोल बनते हैं, तो उसको तो छोड़ो, ऐसे वेव की तरह ऑसिलेट करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो पानी का जो अपना वाटर है, उसका प्रत्येक मॉलिक्यूल क्या करता है, ओसिलेट करता है, ओसिलेट करता है, क्या करता है, ओसिलेट करता है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं हम लाइट वेव की। लाइट वेव की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है। वो क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ बात की कि वेव क्या करती हैं, ओसिलेट करते हैं, और उसमें ओसिलेट क्या करते हैं, वेव में क्या, पार्टिकल्स ओसिलेट करते हैं। तो लाइट की बात करते हैं, जैसे कि सन है अपना, सूरज, उससे लाइट आ रही है, तो सूरज तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसमें क्या होगा, अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही हैं, उससे अल्ट्राफेराइड किरणें आ रही हैं। तो ये जो किरणें हैं आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, तो ये कैसे आ रही है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, क्योंकि वहां से आते हुए मतलब कि सन और अपने बीच में बहुत सारा वैक्यूम है, यानी कि निर्वात, जिसमें पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं, पार्टिकल लेस मीडियम, जिसमें बीच में यानी कि पार्टिकल नहीं होते हैं। तो जब पार्टिकल ही नहीं होते तो ये जो लाइट वेव है वो कैसे आती है, क्योंकि अपन ने कहा, क्या कहा कि वेव ओसिलेट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक, जैसे भी साउंड वेव की बात की मैंने, अभी एग्जांपल दिया साउंड वेव का। तो जब लाइट वेव में पार्टिकल्स ही नहीं होते मीडियम में, तो लाइट वेव आती कैसे नीचे, लाइट वेव आती कैसे नीचे, कैसे आती है, अब लाइट वेव नीचे कैसे आती है, कैसे आती है बताओ, देखे, सोचो, आप सोचो, कुछ तो सोचो। लाइट वेव भी वैसे ही आती है, ऑसिलेशन के द्वारा ही, ड्यू टू ऑसिलेशन। ड्यू टू ऑसिलेशन लाइट वेव भी कैसे आती है, हमें सूरज तक, सूरज से हम तक पहुंचती है। जैसे हम बैठे हैं, धूप लग रही है और कह रहे हैं भाई आप तो धूप बहुत ज्यादा हो रही है, जलन हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, वेव आप तक पहुंची कैसे, वो भी ऑसिलेशन के द्वारा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं। जो लाइट वेव है इसमें क्या हो रहा है,
पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या ऑसिलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमने तो क्या कहा, वेव में क्या करते हैं, पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। इसमें ऑसिलेट करता है क्या, जो अपनी लाइट वेव होती है उसमें करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों चीजें क्या करती है, ऑसिलेट करती है। क्या ऑसिलेट करता है उसमें पार्टिकल की जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इन जैसी अजीबो गरीब तरंगों की, इमेजिनरी, इनमें क्या चीजें, इमेजिनरी, क्या चीजें ऑसिलेट करती है, इमेजिनरी, जिन्हें देखा नहीं, जिन्हें क्या किया जाता है, अदर्शनीय, यानी कि अनदेखी चीजें इसमें क्या करती है, ऑसिलेट करती है। तो इन अजीबोगरीब वेव्स को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया इनको, वैज्ञानिकों ने इनका क्या नाम दिया, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। यानी कि इन वेव को ऑसिलेट करने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत नहीं होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह ऑसिलेट करते हुए बिना पार्टिकल्स की मदद से पहुंच सकती है। यही बात क्या थी, हमें बताई गई, और किसने बताई, ये देखो, ऑसिलेट करती हुई, जो भी कि ना कैसे, बिना पार्टिकल्स की मदद से। लेकिन इनमें ऑसिलेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऑसिलेट होते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होते हैं, ऑसिलेट होते हैं। और वो कैसे होते हैं, जैसे देखिए एक बार मेरी तरफ, ये मैं हूं, मुझे मान लीजिए मैं वेव हूं, क्या हूं, वेव हूं, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ये वेव हूं, मेरे को अज्यूम कर लेते हैं कि मैं एक वेव हूं, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ऐसे इस वाली डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो वेव जा रही है वो इस डायरेक्शन में। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों कैसे होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और जब बात करें तीनों की, जब अपनी वेव एक्स एक्सिस की तरफ जाती है तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस की तरफ होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपनी वेव, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है अपना, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है मूविंग चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। जब चार्ज मूव करते हैं तो क्या होता है, करंट पैदा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जो जनरेट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, करंट की वजह से। किसकी बात होता है, करंट की, करंट से मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। लेकिन जब सूर्य की जब लाइट आती है, लाइट वेव जो कहां से आती है, सन से आती है, तो बीच में ना तो कोई चार्ज है, बीच में ना तो कोई चार्ज है और ना ही कोई करंट है। तो फिर दिमाग खराब हो गया आप लोगों को, क्या कि भाई ना तो पार्टिकल्स हैं, चलो मान लिया पार्टिकल के बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, यूजिंग चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना सकते हैं अपन, चार्ज से। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट या फिर मैग्नेट से। तो अब बात करें हम वैक्यूम, यानी कि जब सन से लाइट आती है तो ना तो यहाँ पे चार्ज होता है और ना ही मैग्नेट होती है, ना तो चार्ज होता है और ना ही मैग्नेट होती है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों कैसे जनरेट होते हैं, सोचो देखे बैठ के एक बार कि ये दोनों कैसे जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ना तो चार्ज होता है मीडियम में और ना ही मैग्नेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों कैसे जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, सोचो देखे एक बार। तो आप परेशान होने की बात नहीं है, आप ये नहीं है कि आप उतारो वगैरह वगैरह, ये सिर्फ अपनी बेसिक बातें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बेसिक बातें हैं, इंट्रोडक्शन।
बेसिक चीज़ें हैं कि हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्या, क्यों हैं, कैसे हैं, इनमें होता क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देख लेते हैं बेसिक से। फिर जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इस वाले चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो अब देखते हैं आगे क्या, कि मीडियम में चार्ज भी नहीं होता, मैग्नेट भी नहीं होती है, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनमें ऑसिलेट करती है, और ऑसिलेट इनमें क्या ऑसिलेट करते हैं? पार्टिकल तो ऑसिलेट करते नहीं है। तो पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करते हैं तो फिर क्या ऑसिलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से आता है और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट करंट इनमें, तो मीडियम में ये होते नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आते कहाँ से? देखते हैं अभी। तो ये सभी बेसिक सी बातें हैं। वैसे इस वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बस अपना एक ही जो सबसे बड़े भाई साहब हैं, सबसे बड़े तो नहीं कह सकते लेकिन मॉडर्न युग के कह सकते हैं, मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ये थोड़े क्या है, इसके तो विशेषज्ञ हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के। अब बात करते हैं हमने मैक्सवेल सर ने क्या कहा। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट की और मैक्सवेल इक्वेशन की। करंट और मैक्सवेल इक्वेशंस। अब बात करते हैं माइकल फैराडे की। माइकल फैराडे ने क्या कहा कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस एंड इंड्यूस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। माइकल फैराडे ने क्या कहा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या करती है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में इंड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या करती है? प्रोड्यूस एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। माइकल फैराडे ने क्या कहा? और अगर क्लोज सर्किट होगा, यानी कि क्लोज सर्किट होगा, तो करंट भी बहेगी, उसमें करंट भी फ्लो करेगी। तो माइकल फैराडे ने क्या कहा? क्या कहा बताओ माइकल फैराडे ने? माइकल फैराडे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, क्या माइकल फैराडे ने कहा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और वो कैसे करेगी? देखो एक लेते हैं। और अगर क्लोज सर्किट होगा तो वो क्या होगा? उसमें धारा भी बहेगी। ये अपन एक कंडक्टर ले लेते हैं और इसमें एक ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। और वो कैसे जनरेट करेंगे? मान लेते हैं इसके इस तरफ एन है, नॉर्थ पोल मैग्नेट का, और पीछे की तरफ साउथ पोल। तो उस वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब ये देखिए आप, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ले रहा है? एक इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि क्या हो रहा है? जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगी, इसमें फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अब क्या करेंगे? लेंज लॉ लगाएंगे और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे?
इसमें धारा प्रवाह होगी, कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। ये धारा प्रवाह हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए अब धारा ऐसे प्रवाह हो रही है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? ये वाली डायरेक्शन, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो करंट है वो क्या करेगी? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या करेगी? इंड्यूस करेगी। तो इस तरफ जा रहा है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगी। और अब करंट फ्लो कर रही है, तो करंट कैसे फ्लो करती है? चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा नहीं सकता, जो रेस्ट में इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगा नहीं सकता। तो क्या होगा? यहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब चार्ज होगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा? जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते तो अपोजिट टू करंट, जो करंट फ्लो हो रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। चार्ज की वजह से करंट फ्लो हो रही है और चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा? अपोजिट टू करंट। अब इस चार्ज को, ऐसे तो है नहीं, रेस्ट कंडीशन में था, चार्ज मूव नहीं कर रहा था, जो अपना चार्ज था वो मूव नहीं कर रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसको मूव करा नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, येलो। अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इधर जा रहा है चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ये क्या होंगे? जैसे इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में जाएंगे, थोड़ा तिरछा होंगे ऐसे, जैसे चार्ज की डायरेक्शन हो जाएगी ना उस हिसाब से। और ये क्या बन जाएंगे? क्लोज लूप, क्लोज सरफेस कर लेंगे। ये क्या कर लेंगे? क्लोज सरफेस कर लेंगे। तो फेराडे के अनुसार क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको कैसे करते हैं, वो ज्ञात कैसे करते हैं? जैसे E डॉट dl d phi b dt माइनस, नेगेटिव साइन में आएगा फेराडे के अनुसार। यही तो है फेराडे लॉ। क्या बोलता है इसको? और आपने इसको थोड़ा तरीके से पढ़ा हुआ है, यूं शॉर्ट फॉर्म में, इजी फॉर्म में। एक्चुअल में होता यही है फेराडे लॉ, यानी कि E डॉट dl। इससे हम क्या कर सकते हैं? इंड्यूस इलेक्ट्रिक EMF। इससे हम क्या कर सकते हैं? इस वाले लॉ से EMF ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? EMF, कि अपना नेट EMF कितना होता है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात सही है क्या? ये तो क्लियर है, फेराडे ने क्लियर कर दी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो अब यही बात अगर यूं रिवर्स करें तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इसकी बात किसने की? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसके बारे में बताया। और क्या बताया वो देखो। अब बात करते हैं अपन मैक्सवेल की। और ये थोड़ा मैं जल्दी बता देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपके सिलेबस में तो नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया है मैंने। तो मैक्सवेल की थोड़ा जल्दी बता देता हूँ मैं आपको, फिर आप अगली वीडियो से ही अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
तो मैक्सवेल ने क्या कहा, एक कैपेसिटर लिया जैसे पैरेलल, यूं, ये दो बैटरी हैं, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे इसको बंद करते हैं तो क्या होगा, यहां से एक चार्ज आएगा dq और यहां से जाता हुआ क्या होगा, यहां चला जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां चला जाएगा, तो क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्या हो गया, पॉजिटिव 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 और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर। अब देखो, अब क्या होगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है प्लेट्स पे से और नेगेटिव आ रहा है, क्या हो रहा है, आ रहा है, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी। जैसे अगर चार्ज मूव कर रहा है तो करंट फ्लो होगी। ये मैं थोड़ा जल्दी से कर देता हूँ ताकि आप लोग, मुझे लग रहा है बोर हो गए होंगे। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं x, अब यूँ करंट फ्लो हो रही है तो इसके आसपास यूँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ही ना, क्योंकि जब इस डायरेक्शन में धारा जाएगी यूँ तो मैग्नेटिक फील्ड यूँ जनरेट होगा। यहाँ पे एक निडल रख लेते हैं, निडल रख लेते हैं, निडल का क्या होगा, देखो निडल क्या करेगी, निडल क्या करेगी, निडल विक्षेपित होगी, डिफ्लेक्टेड होगी, क्या होगी, डिफ्लेक्टेड होगी, डिफ्लेक्टेड होगी और यहां पे करंट आती है आई। तो अब क्या होगा, देखो तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि इसके बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं y, क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट y, ये तो x की बात हो गई, y ले लेंगे तो यहां पे भी कहीं पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, क्योंकि ना तो इसमें करंट है, ना ही मैग्नेट्स हैं और ना ही चार्ज वगैरह है, तो यहाँ पे भी कुछ होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो सब ने मना कर दिया कि नहीं होगा, तो यहाँ पे भी एक निडल रखी गई और निडल क्या होगी, डिफ्लेक्टेड। तो सभी का दिमाग खराब हो गया कि यहाँ पे कुछ ही नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0। तो मैक्सवेल ने बहुत कोशिश की, सबको मनाया कैसे भी करके, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो सब ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे होता है, करंट से होता है, और करंट से होता है तो यहाँ पे तो करंट है ही नहीं, तो करंट नहीं है तो अब क्या करे जाए। उन्होंने क्या किया बताओ, क्या किया उन्होंने, कुछ तो किया होगा। तो सब करंट की बात कर रहे थे, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं यहाँ बीच में करंट ही ले आता हूँ। कैसे, जैसे यहाँ बात करते हैं, यहाँ से एक चार्ज गया, यू नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे चेंज। किस में चेंज हो रहा है, चार्ज में हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज हो रहा है। और चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और वो कैसे करता है, यू, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है उसी की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट हो रहा है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की तो बात नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि करंट होती है, करंट होती है। तो उन्होंने करंट दे दिया, इधर एक तो नाम दे दिया आई सी कंडक्शन करंट, और इधर वाले को नाम दे दिया आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, ये होती है चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब जनरेट होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हैं ना, उसकी वजह से क्या चेंज हो, क्या कन्वर्ट होती है, ये क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। यही अब मैक्सवेल ने बात बताई, ठीक है। तो इतना ही था आज का इंट्रोडक्शन में और मैक्सवेल के बारे में। अब हम अपने चैप्टर की बात करेंगे। तो यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, उन्होंने प्रूफ कर दिया इस बात को कि जैसे फेराडे ने कहा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने से क्या होता है,
प्रोड्यूस होता है, क्या, इंड्यूस ईएमएफ। तो उसी के तरह क्या जो मैक्सवेल थे उन्होंने भी कर दिया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ तक देखिए, अगर प्रॉब्लम आए तो आप बताइए, कमेंट कीजिए।